नमस्ते सभी को। नमस्ते सुचित्रा बहन जी। ये आवाज ठीक है आज? नमस्ते सभी को। नमस्ते। 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 नमस्ते जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते नमस्ते। 28 पेज नंबर से स्टार्ट करना था क्या? क्वेश्चन से पहले तो जो क्वेश्चन उसमें लेना जी, तो शुरू हम करते हैं। उसके पहले खूब खूब स्वागत। और मैं दिल से कह रही हूँ, इतनी सुंदर हमारा जो परिवार बना है। जैसे आज ही मैं बच्चों को पढ़ा रही थी सौर परिवार के बारे में। तो कितना सुंदर व्यवस्था है अस्तित्व में कि एक सौर परिवार, उसके शासनानुवर्ती सभी ग्रह गोल अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसको जो काम मिला हुआ है ना, जहाँ घूमना है, जिस गति से घूमना है, और पूरे सौर परिवार की व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सब शून्य में हैं और शून्य के आकर्षण में सभी ग्रह, तारे, उपग्रह सभी व्यवस्थित हैं। तो मनुष्य भी उसी व्यवस्था को समझ रहा है, अस्तित्व की व्यवस्था को, और उसके साथ शून्य को समझ रहा है। शून्य में संपृक्त हर इकाई में सम, विषम, मध्यस्थ इन गतियों को समझ रहा है। और कैसे इन गतियों का आनंद लेते हुए जितना हम इन गतियों का अध्ययन करते हैं, स्वयं के व्यवहार में, स्वयं के विचार में, स्वयं के कार्य में, इस मध्यस्थ गति को बने हुए हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और वो जो अनुभव करेंगे वो होगी हमारी आनंद की स्थिति। तो अभी तक की जीवन विद्या एक परिचय में हमने बाबा जी ने अनुसंधान क्यों किया। तो जो हमारा पहला एक श्लोक जो बाबा जी ने बताया कि भूमि स्वर्ग हो, तो भूमि स्वर्ग का अर्थ ही बाबा जी ने बताया कि स्वर्ग मतलब सुख, शांति, संतोष और आनंद की स्थिति। ये है भूमि स्वर्ग हो। तो मनुष्य में ये स्थिति आती है सुख की, शांति की, संतोष की, आनंद की। तो जब स्वयं में, जीवन में ये स्थिति आती है, तो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, हर जगह आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इसी आनंद की अनुभूति के लिए आप हम सब श्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो श्रम करता है वो विश्राम तक पहुंचता ही है, ये निश्चित रूप से है ही। क्योंकि अस्तित्व एक व्यवस्था है, अस्तित्व में बेईमानी नहीं है। अगर हम ठीक से, है ना, कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार, आज्ञा पालन अनुसार ठीक से श्रम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति उस निरंतर सुख के पास, विश्राम के पास, मध्यस्थता में जिएगा ही जिएगा। तो अभी तक की जितनी गोष्ठियां हुई उन सबसे मेरे ख्याल से मैं तो बहुत तृप्त हूँ। आप सभी भी तृप्त होंगे ही, और लगातार हम बने ही हुए हैं। तो इसके साथ सुचित्रा बहन जी, कल के प्रश्नों के साथ कुछ प्रश्न हमारे रह गए थे। कुछ प्रश्नों को हमको ज्यादा डिटेल करना था। उन सभी के साथ सुचित्रा बहन जी शुरू करेंगे। उनके उनकी अनुभूतियां, और लंबे समय से जो वो जुड़े हैं सुचित्रा बहन जी, उनकी अनुभूतियों को सुनते हैं। जो भी शेष रह जाएगा मैं उसमें जोड़ती रहूंगी। तो सुचित्रा बहन जी, आप शुरू करिए। मेरी आवाज आ रही है सुचित्रा बहन जी? हेलो। जी बहन जी। हाँ, आवाज ठीक है ना आज मेरी? हाँ ठीक है।
तो मैं तो सुनी पूनम बहन जी आपने जो बोला। अ, इसमें कसमे का जो मैंने देखा कि एक भाई जी ने पूछा है यथार्थता वास्तविकता सत्यता को समझना चाहते हैं। तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ भाई को समझाने के लिए। उन्होंने भी क्वेश्चन दिया है। इसके पहले कोई क्वेश्चन था क्या दीदी? यहीं से ही शुरू करते हैं, कल यहीं पे ही खत्म करे थे, हाँ इसी को डिटेल करना था। ठीक है। तो जैसे हम परिभाषा की ओर जाते हैं, अगर यथार्थता वास्तविकता सत्यता लगभग सबको अगर देखें तो ऐसा लगता है दीदी कि आपका हेडफोन शायद दूर है, इसीलिए आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं। हम्म, आवाज स्पष्ट नहीं है। अभी आवाज क्या थी जी? अभी आवाज आ रही थी नंबर जी? हाँ, हल्का सा कैसे बोले, ऐसे हल्का से ब्लर इको टाइप साउंड, से। इको इको जैसा दबा साउंड आ रहा दबा है। इसको दबा दबा हुआ आवाज आ रहा है। बता सा आ रहा है। हाँ, दबा हुआ बेहतर है बोलना। ठीक है। दबा सा आ रहा है। थोड़ा दूर से आ रहा है जैसे। अच्छा। हेलो, इससे आवाज आ जी, रही है? अभी अभी एकदम स्पष्ट है बहन जी। हाँ अच्छा। बढ़िया है। हाँ, इसमें भी थोड़ा चेंज किया अभी। ठीक है। इसका शायद प्रॉब्लम होगा ईयरफोन का ही। इसे मेरे को बहुत तेज आवाज आ रही है, कम करना। अभी कैसी आवाज ठीक है? जी हम्म, तो ये अपन अगर देखते हैं कि सबसे पहले तो हम पूनम बहन जी ने कहा ही था कि सब हम परिभाषा संहिता को साथ में रख के पहले प्रयास करना है हमको। उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आता तो हम सब कोशिश करते हैं आप लोग को इसको स्पष्ट करने की। तो यथार्थता का अगर अपन परिभाषा संहिता में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसमें जो अर्थ वर्तमान है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, उसकी व्याख्या उस शब्द की। तो हम किसी भी एक आध एग्जाम्पल को लेके समझेंगे उसको। तो जिसमें जो अर्थ वर्तमान है, वो वर्तमान का मतलब तीनों काल में उसका अर्थ वही रहेगा। हर जगह पे वही रहेगा, हर देश पे भी रहेगा, हर काल में भी रहेगा। उसका अर्थ हमेशा वैसा ही रहेगा, उसको बोलते हैं यथार्थता। तो अभी इसको और भी एग्जाम्पल से समझेंगे। वास्तविकता का मतलब बता रहे हैं कि वर्तमान का स्वरूप जो जैसा है, जो जिस पद में है, तो जो जैसा दिख रहा है, जैसा है वो एक्चुअल में जो सामने स्थिति है उसकी, वही वास्तविकता है। जैसे पेड़ जैसा दिख रहा है, पेड़ की वास्तविकता जो दिख रही है हमको सामने, वो उसकी वास्तविकता है। जो हमको दिख रहा है सामने, जो जैसा है वैसा वो दिख रहा है, तो वो उसकी वास्तविकता है। जैसे प्राणावस्था है ना, वैसे जैसे अपन अपना शरीर है, हम किस में है, ज्ञानावस्था की इकाई में है। हम जैसे जिस स्वरूप में है वही हमारी वास्तविकता है। तो ये जिस पद में है, मानव पद में है, तो हमारी वास्तविकता वही है। वर्तमान में जो हमारा स्वरूप है वही हमारी वास्तविकता है। फिर सत्यता में जाएंगे तो सत्यता में क्या है? सत्यता में स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, ये तीनों सत्य का होना ही सत्यता है। तो स्थिति सत्य को अगर हम समझेंगे, तीनों तीनों का सत्य है, मतलब स्थिति सत्य, तीनों सत्य मिलकर के होते हैं सत्यता। तो कोई भी वस्तु है, उसकी अगर अपन देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है, कोई वस्तु, तो वो वस्तु है अपना, एक मिनट आवाज में, हाँ, उसका वस्तु का मतलब है कि वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति। मतलब कि कोई भी वस्तु को अगर लेंगे तो क्या दिखेगा, वो हमको व्यापक में कोई इकाई और व्यापक में डूबा भिगा गिरा, ये संपृक्त प्रकृति ही हमको दिखाई देगी। ये वस्तु स्थिति सत्य है। और अगर हम आगे चलते हैं तो हो गया वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य हो गई। वस्तु स्थिति सत्य क्या होगा कि किस दिशा में है वो वस्तु, है ना, किस काल में है और किस देश में है। तो देश दिशा काल, इसके बारे में वो उसका प्रकाशन, उसकी संपन्नता, ये है उसकी
यह उसकी वस्तु स्थिति सत्य कहलाएगी। वस्तुगत सत्य क्या होगा कि कैसा है वो एक्चुअल में, वो उसकी वस्तुगत सत्य है, वो एक्चुअल में कैसा है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म सहित उसकी पहचान है। ये हो गया वस्तुगत सत्य। ये तीनों सत्य का होना ही सत्यता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता। ये कैसे तात्विकता है। अगर अपन इसको एग्जाम्पल में लेंगे तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, जैसे कि अपन एक पानी एग्जाम्पल लेते हैं सपोज। तो पानी एक्चुअल में क्या है, पानी को आप क्या बता सकते हो, पानी के बारे में कैसे पहचानते हैं पानी को? आप लोग कोई बता सकते हैं पानी क्या है, क्या बताएंगे हम उसको अगर यथार्थता को व्यक्त करेंगे तो? यदि गीला होता है और उससे प्यास बुझती है, ऐसा कुछ कह हाँ, सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो पानी जो होता है, पानी प्यास बुझाता है, यह उसका अर्थ है एक्चुअल में। तो हमको जब भी प्यास लगती है तो हम अ, फल का रस पी लें या कुछ पी लें, तो हमारी हमको क्या थी, पानी की प्यास होती। प्यास हमारा पानी बुझाता है। कितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पी लें या कोई भी द्रव्य पी लें, ऐसा चीज कि हमको प्यास बुझा देगा, बिल्कुल नहीं। हमको तो प्यास तो पानी ही बुझाता है। इसलिए कविता भी है, पानी प्यास बुझाता है, पानी जब भी आता है, एक कविता है अब अपने विद्यालय में। तो पानी जो है प्यास बुझाने की वस्तु है, यही यथार्थता है एक्चुअल में, यही उसका वर्तमान अर्थ है। वर्तमान अर्थ मतलब हर काल में, चाहे भूत में लो चाहे भविष्य में लो, हर समय वो सत्य है, वर्तमानित है। मतलब हमेशा ये सत्य वर्तते रहेगा, हमेशा ये रुकेगा नहीं। मतलब वर्तमान मतलब निरंतर ये इसकी इसकी जो सत्यता है बनी रहेगी, इसकी यथार्थता बनी रहेगी। ये हमेशा प्यास बुझाने का ही काम करता है। तो अर्थ सहित पहचान मतलब यथार्थता हो गया। अगर वास्तविकता में जाएंगे तो वास्तविकता में जैसा वो है, जिस पद में है, पदार्थावस्था उसका पहचान है। यानी कि वो बने रहता है अपनी स्थिति में, ये उसकी पहचान है। पानी तीनों रूप में, ठोस द्रव और गैस में मिलती है, पर पानी का जो है वो वैसे ही पद में दिखाई देता है। किसमें, कौन से पद में दिखाई देता है? पदार्थावस्था में दिखाई देता है वो। तो पानी का ये वास्तविकता है। अगर सत्यता में जाएंगे तो सत्यता में फिर वो तीनों रूप में भी देख सकते हो आप, स्थिति सत्य और वस्तु सत्य और वस्तुगत सत्य में देख सकते हो। अगर स्थिति सत्य में जाएंगे तो हमको दिखेगा अणु, अणु परमाणु के रूप में वो कितना अणु, कितना हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, ये उसकी स्थिति सत्य हो गई। और वस्तु स्थिति सत्य में जाएंगे तो वो किस काल में है, किस दिशा में है, इसको भी अपन देख सकते हैं, पानी कहाँ पर कैसा पाया जाता है। और अगर वस्तुगत सत्य में जाएंगे, अगर समझने के लिए सत्यता उसको और गहरे से, तो उसकी मौलिकता कैसी है, उसका आचरण कैसा है पानी का, तो वो उसकी मौलिकता, वो प्यास बुझाता है और हमेशा वो बना रहता है। पानी पानी में बना रहता है, चाहे वो तीनों रूप में पाया जाता हो, है ना, ठोस द्रव गैस में। तो इस तरह से हम यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हैं। तो ये आप इसमें तीनों चीज, जैसे अगर मान और अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप और लोगे तो हम अपने अपने आचरणों को भी देख सकते हैं कि हम मानव है कैसे। तो मानव का जो परिभाषा है यथार्थता में, वो क्या है? मना स्वस्थता का आशावादी, है ना। ये जो अब मानव की परिभाषा आप देखते होंगे, ये बिल्कुल तीनों समय, तीनों काल में ये वर्तमान ही रहेगा। और वास्तविकता क्या है कि वो जैसा है, जिस पद में है, कौन से पद में है, ज्ञानावस्था के पद में ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं, कंपित मेधस तंत्र पाया जाता है। ये उसकी वास्तविकता है। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप जो है मानव का, वो जैसा है और जिस पद में है, ये उसकी वास्तविकता है। सत्यता, इसकी सत्य क्या होगी, वो उसकी इसकी सत्य क्या होगी कि वो व्यापक और इकाई का मिला जुला स्वरूप है, इकाई और व्यापक का। ये उसकी स्थिति सत्य हो गई। सह अस्तित्व में ऊर्जा व ज्ञान सहित, अगर इसको और अगर सरलता रूप में जाएंगे, व्यवहारिक रूप में जाएंगे, तो वो अगर व्यापक और इकाई का मिला जुला स्वरूप में जो बोल रही हूँ, उसका मतलब कि हम इकाई होते हुए भी हमारे अंदर ज्ञान तो है ही है ना। हम ज्ञान के सहित है, हमारे साथ ऊर्जा भी है। ऊर्जा क्या है? अक्षय बल, अक्षय शक्ति से संपन्न है हम, हमारा मतलब जीवन। तो जीवन और शरीर का हमारा जो स्वरूप है, इसका मतलब हम सहअस्तित्व, हमारा सहअस्तित्व है जीवन और शरीर का। ये उसकी स्थिति सत्य है एक्चुअल में, अगर प्रैक्टिकल स्वरूप में इसको समझना चाहो तो। और पदों के अनुरूप अगर इसको समझेंगे तो उसके आगे जो है सत्यता में जो है वस्तु स्थिति सत्य, इसके स्वरूप में अगर समझेंगे तो हमारे में क्या है कि हम, हमारे में मानव, हम मानव है,
तो मानव पद में क्या देखेंगे हम कि धीरता वीरता उदारता हमारे में है कि नहीं, है ना। और अगर देव पद में आ गए तो दया कृपा करुणा है कि नहीं। ये सब जो पद है, पद के अनुरूप हमारा व्यवहार जो है उससे हमारी पहचान है कि ये वस्तु स्थिति सत्य है। और वस्तुगत सत्य में रूप धर्म, है ना, क्या है, हमारे हमारा क्या है, रूप गुण स्वभाव धर्म। तो हमारा स्वभाव कैसा है उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि हमारी मौलिकता क्या है। तो हमारा मौलिकता कैसे, हमेशा मैं धैर्य से, हमेशा मेरी दृष्टि न्याय की रहती है, यही मेरी मौलिकता है। मैं मूल्यों से भरी रहती हूँ, यही मेरी मौलिकता है, यही मेरा भाव है। तो ये हो गया हमारा वस्तुगत सत्य। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही यथार्थता वास्तविकता और सत्यता का थोड़ा मैंने बताया, कोशिश किया है। बाकी पूनम बहन जी इसमें कुछ जोड़ सकते हो आप तो जोड़ सकते हैं। अब जिन भाई का क्वेश्चन था उनको कितना आ गया वो कर सकते हैं भाई। समझ में आया ना दीदी? जी हेलो। विकिता बहन जी, कल आपने ये जिज्ञासा रखी थी, क्या आपको स्पष्ट हो गया दीदी? जी दीदी। क्या स्पष्ट हुआ, थोड़ा बताइए। हाँ विकिता दीदी बताइए, कुछ स्पष्ट हुआ? ऐसे बिल्कुल नहीं बोलिएगा कि हो गया, कोशिश फिर और करेंगे। हाँ विकिता दीदी। हेलो। आवाज नहीं आ रही है विकिता बहन जी, स्पीकर थोड़ा पास रख के बताइए। हाँ वो बात तो कर रही है, आवाज नहीं आ रहा था। हेलो। हाँ दीदी। सत्य में सत्यता में तीन है, एक स्थिति सत्य है, एक वस्तु स्थिति सत्य और एक वस्तुगत सत्य है। हम्म। और फिर एक वास्तविकता है और यथार्थता है। तो इसमें सत्य में ये जो तीन है उसमें ये स्थिति सत्य में आता है गीला डूबा घेरा के रूप में हम देखते हैं किसी भी चीज को। आवाज थोड़ी दब जा रही है आपकी। दूसरा हिट से बात। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ, फिर से बोल रही हूँ दीदी। इसमें तीन अपन बात कर रहे थे, सत्यता वास्तविकता और यथार्थता की। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। आ रहा है ना आवाज? हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ। और वस्तु स्थिति सत्य में हम देश दिशा काल के रूप में देखते हैं किसी भी चीज को। और वस्तुगत सत्य में वह चीज कैसी है, उसकी मौलिकता क्या है, उस रूप में हम्म। देखते हैं हम। और फिर वास्तविकता है तो उसमें हम देखते हैं कि वो कैसा है, जो जैसा है हमको उसी रूप में देखना है उसको। हम्म। जैसे पेड़ पौधे किस रूप में है हमको उसी रूप में देखना है, हमको किसी भी चीज को जो जैसा है उसको वैसे ही देखना है, वैसे ही समझना है। हम्म। और यथार्थता में समझे हैं उसके अर्थ के रूप में उसको पहचानना, उसका अर्थ क्या है, हम्म। इस रूप में उसको पहचानना। ये इतना समझ पाई हूँ दीदी। ठीक है दीदी, आगे और क्लियर होते जाएगा। अभी तो सब तात्विक रूप में और उसको व्यवहारिक रूप में जोड़ना, ये सब करने में, मतलब कि जीने में अपन जब इसको लाते जाएंगे ना, ये सारे शब्द और स्पष्ट होते जाएंगे धीरे हाँ। धीरे। अभी तो तात्विकता रूप में जितना समझ लें फिर उसको धीरे से ही हम हाँ व्यवहारिकता में ला पाते हैं। तो बढ़िया है दीदी, इतना समझ जी ली दीदी। तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जी आगे का दीदी ठीक। क्वेश्चन। ठीक है ठीक है दीदी, आगे के क्वेश्चन लेते हैं। आगे के क्वेश्चन है पूनम बहन जी आप हाँ लेंगे? दीदी। समझदारी का एक कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद? जी, मूल्य मूल्यांकन भी पूछते हैं। हाँ। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। हम्म। हम्म, इसको आप ले लीजिए। आप बताइए ना। हम्म।
अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। मैं सोच रही हूँ इसको आप ले लो अभी। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जो आज का आया है। हम्म, और जिनके प्रश्न हो, एक तो मूल्य मूल्यांकन, कल उस पर शायद और थोड़ी बात होनी थी क्या, आप एक बार देख लो, नहीं तो आज के प्रश्न ले लीजिए। ठीक है। मूल्य मूल्यांकन का तो मैं ऐसा जैसा मैं समझी हूँ वैसा मैं रखती हूँ आप लोग के सामने कि मूल्य मूल्यांकन मतलब कि अगर मूल्य मूल्यांकन को आप लोग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं जैसे समझी हूँ ये बात है कि अगर हम परिवार में जीते हैं, पहले तो हम ये स्वीकृत करने की हम मानव, ये भी बात अपन पिछली बार किए थे। तो मानव है तो मानव मूल्यों के साथ ही हम मानव हैं। तो मानव मूल्यवान व्यक्ति है, इसकी अभी किसी को हम सबको पता ही नहीं कि हम कितने मूल्यवान हैं। अभी हम सब बाहरी आडंबर से, बाहरी से सब लिप्त हैं, है ना। और जो जैसा दिख रहा है वैसा एक्चुअली वैसा है भी नहीं। जैसे हम कई बार क्या होता है किसी के साथ या परिवार में ही कैसा होता है कि पति पत्नी को देखी हूँ कई बार बोलते हुए कि अब समझ में आई तुम ऐसी हो, है ना। इतने इतने सालों के बाद आज समझ में आ रहा तुम ऐसे हो। फिर वो बोलते मुझे भी आज समझ में आया तुम ऐसे हो। ये क्या चीज है मतलब। तो हम इतने दिनों के बाद, इतने सालों साल रहने के बाद भी हम एक दूसरे को मूल्यांकित ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या गया है, न तो हम बच्चों का ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं, न ही हम बड़ों का मूल्यांकन। बड़े होने के बाद भी हमारे अंदर यही क्वेश्चन रहता है, मुझे आज समझ में आया तुम ऐसे हो, है ना। तो ये सब चीज है कि मैं अपनी माँ को भी नहीं समझी हूँ, मैं अपने पिताजी को भी नहीं समझी हूँ, है ना। काफी दिनों के बाद कभी कभी तो कोई व्यक्ति करते 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 शरीर शांत हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसका मूल्यांकन करने बैठते हैं कि वो कितना अच्छा आदमी था, वो हमारे लिए ऐसा किया करता था। और जीते जी तो हम किसी का मूल्यांकन करते ही नहीं। जब वो चला जाता है तो हमको केवल उसकी अच्छाई नजर आती है। ये अक्सर मैंने देखा है कि जब आदमी जीते रहता है कोई उससे मिलने जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। अरे समय नहीं, अरे समय नहीं है। लेकिन जब उसका तेरवां रहता है, जब उसका बरसी रहता है, छुट्टी निकाल के उस समय आता है और आकर के फिर उसकी अच्छी अच्छी बातों को, वो तो है नहीं। तो मतलब ये सब चीज हम अपने लाइफ में देखते ही हैं। तो एक्चुअल में जो मूल्य मूल्यांकन विधि है ना, ये परिवार में डेली होने का काम है। परिवार में, ये विद्यालय में डेली होने का काम है। मतलब हम इसी से ही बच गए हैं, इसके कारण ही इतना परिवार में जो वार्मिंग चल रहा है, जो फैमिली वार्मिंग बोलते हैं जिसको, इसी के कारण है। हम किसी का मूल्यांकन करते ही नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं हम इतने मूल्यवान वस्तु हैं। हम इतने मूल्यवान क्या है, हमारे पास ऐसा क्या चीज है, हम इतने मूल्यवान है क्या चीज। तो हमारे पास जो मूल्य है, जो नौ मूल्य है, किसके नौ मूल्य है, जो हमारे स्थापित मूल्य जो हमारे अंदर है ही एक्चुअल में, उसको हम देखे ही कहाँ है। और जो जो शिष्ट मूल्य के द्वारा हम जो प्रस्तुत होते हैं, शिष्ट मूल्य नहीं रहता है वो हमारा। शिष्ट मूल्य तो छुपा हुआ, क्योंकि हमने अपने स्थापित मूल्य को पहचाना ही नहीं, तो शिष्ट मूल्य कहाँ से उत्पन्न होगा। तो हम जो प्रस्तुत होते हैं वो सिर्फ बाहरी आडंबर है। मतलब कि हम जो शिष्ट बनने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में शिष्ट तभी होंगे जब हम स्थापित मूल्यों को पहचानेंगे। स्थापित मूल्य को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने मूल्य को मूल्यांकित करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में मैं हूँ क्या चीज, तो मैं एक मूल्यवान वस्तु हूँ, मैं मूल्यों से भरी हुई कोई चीज हूँ। तो ये मूल्य क्या है इसको समझना बहुत जरूरी। इसलिए मूल्य लिखा है, फिर मूल्यांकन, उसके आधार पे मूल्यांकन होता है। तो माँ जो है, अगर आप माँ के पास जाते हैं, सबसे पहले संबंध में हमारा जब जन्म होता है तो सबसे पहले हमारा संबंध माँ से होता है। लेकिन बच्चा उस माँ के साथ कैसे जीता है और माँ बच्चे के साथ कैसे जीती है, इस ओर न तो माँ ध्यान दिला पाती है, न बच्चा का ध्यान को कोई और दिलाता है कि माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है एक्चुअल में। तो ये सब चीज छूटा हुआ है हमारा, है ना। उसके बाद के सारे संबंध कनेक्शन में सारे, फिर पिता संबंध, भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध, सबके बीच में जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब विश्वास के आधार पे यह सब सारा चीज होता है। तो सबसे आधार जो मूल्य है ना सभी संबंधों में, सात संबंध जो आप लोग पढ़े होंगे और आगे भी तो और डिटेल पढ़ेंगे ही हम सब। तो जो सात संबंध हमारे होते हैं, इन सात संबंधों का जो मेन जो आधार मूल्य है ना, वो है विश्वास। तो हर हर चीज, अगर बच्चा क्या करता है, विश्वास करता है माँ के ऊपर कि मैं, मतलब इतना विश्वास कर, वो माँ से इतना अटैच रहता है। पहले जब वो छोटा रहता है माँ के साथ नाल से जुड़ा हुआ रहता है।
माँ का जैसा विचार चलता है वैसे ही बच्चे का विचार में वो ट्रांसफर होता रहता है। फिर जब वो माँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका अपना विचार अलग हो गया, इधर माँ का सोच अलग हुआ, लेकिन वातावरण तो माँ का ही रहता है उस समय। माँ का वो पेट करता रहता है माँ से, और पूरा माँ के आसपास इर्द गिर्द, माँ के गोद के इर्द गिर्द इतना ही उसकी दुनिया रहती है। तो वो उसी चीज को ही लेता रहता है जब वो माँ के आसपास रहता है सारा चीज। तो वो माँ के संबंध को बहुत बारीकी से वो ऑब्जर्व करता रहता है, लेकिन क्योंकि वो न्याय का याचक होता ही है ना, ये सब चीज उसके अंदर होता है। पर देखो उसके साथ क्या जुड़ता है, अभी वो मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है हमारी भी नहीं है ना, नहीं हमारे परिवार में किसी की है। तो वो क्या करता है, बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा होता है फिर माँ से थोड़ा दूर खेलता है, माँ कमरे में है, इतना विश्वास है कि माँ, मैं बोलूंगा माँ तो माँ मेरे पास आ जाएगी, इतना विश्वास है, एक कमरे से बाहर खेलना चालू करता है। फिर धीरे से वो 2 रूम के बाहर बाहर खेलता है, फिर 3 रूम के बाहर, फिर वो कमरे के बाहर, घर के बाहर वो खेलना शुरू करता है। फिर जब विद्यालय जाने का समय आता है और माँ और बच्चे का जो डिस्टेंस बनता है, उस समय दोनों के अंदर बहुत सारी गतिविधियां अंदर में होती, हलचल मचता है कि हम थोड़ा अलग हो रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, है ना। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को क्या है, ये क्या चीज है, ये जो मूल्य चीज है, ये क्या चीज है जो ऐसा कर रही है माँ और बच्चा इसको महसूस कर रहा है, क्या संबंध है क्या एक्चुअल में, इसको कोई नाम नहीं दिया आज तक, है ना। हम ममता बोलते हैं, माँ की ममता है, पर ममता मूल्य को पहचानना, ये ममता मूल्य है, इसको कैसे पहचाने हम, यही तो मतलब माँ की पहचान थी। माँ हमारा पूरे समय क्या रखती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे पोषण का ही ध्यान रखती है, संरक्षण का ध्यान रखती है, बच्चे को चोट ना पहुंचे, बच्चे को भूख लग रहा होगा, बच्चे का सबसे पहले फोन करके पूछती क्या है, मम्मी अभी भी, जैसे बड़े भी हो जाएंगे तो खाना खाए कि नहीं खाए। तो मम्मी का मतलब ममता मूल्य जो है, अभी भी किस ओर ध्यान दिला रहा है वो, कि तुम्हारा पोषण, तुम्हारे शरीर के पोषण की अर्थ में है माँ। तो ममता मूल्य को पहचान ही नहीं पाए हम, और हम कैसे मूल्यांकन करेंगे माँ का। तो माँ को देखोगे तो माँ पूरे समय, हर क्षण हर पल आपका ध्यान पोषण के अर्थ में ही है। तो ये ममता, माँ मतलब ममता, माँ मतलब ममता ही है। तो इस तरह से माँ की पहचान होनी चाहिए। तो आप माँ का जो बोलते हैं ना, कर्ज चुका नहीं सकते, वाकई में बिल्कुल चुका नहीं सकते, इस चीज को मैं देख पाई हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, जब मम्मी बेड में थी और थी, तो मैं हर हर पल हर क्षण ये सोचा करती थी माँ भी कितना सेवा करती होगी, खुद गिला में सोती होगी, है ना। और फिर बच्चों को सुलाती है सूखे में, वो बार बार पलटती है, बिस्तर पलटती है, एक एक क्षण कितना ध्यान रखती है। बुखार होता है तो रात भर जगती है, मतलब जब गोद में हिलाते हैं बच्चों को तो पैर में कितना झुंझुनी पकड़ लेता है। ये जो सब प्रक्रिया से जब हम बच्चों की सेवा करते हुए, सारी माताएं जो है ना बच्चों को बड़ा करती हैं, ये सारी प्रक्रिया को बताना ही एक्चुअली मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन बच्चों को माँ के प्रति ध्यान दिलाने का हम सबका कर्तव्य है, पहला, सबसे पहला माँ की तरफ उसको, उनके उपकारों को बताना, उनके उपकारों को मतलब उनकी जीवन की क्रिया को बताना, न कि उन्होंने, माँ ने आपके लिए खिलौना लाया, माँ ने आपके लिए कपड़े लाया, माँ ने आपके लिए देखो कितना सुंदर बेड बनाया, माँ ने आपके लिए इतना सुंदर घर बनवाया, ये सब चीज को नहीं। माँ ने आपके लिए किया क्या, आपके जीवन के लिए देखो, आपको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करती है माँ। तो ये सब चीज को बताना ही माँ का मूल्यांकन है एक्चुअल में। तो बच्चा वहां से उसको पकड़ेगा मूल्यांकन को, तो क्या कभी माँ के साथ वो जोर की आवाज में बात करेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा उस कृतज्ञता से हमेशा वो अ, दबा ही रहेगा, मतलब उतार ही नहीं सकता उस कर्ज को। इतना करने के बाद भी मुझे आज भी लगता है, माँ बोलती है कि मतलब मेरे को प्राण बोलती थी माँ, लेकिन कितना भी कर लो माँ के लिए, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत ही कम किया, बहुत ही कम किया। और मैंने आपको बताया था कि बाबा जी ने मुझे एक दिन, एक समय कहा था कि माता पिता से कभी बहस नहीं करना। उसके बाद भी हम जब भी पूछती थी मम्मी से, तो मम्मी लास्ट में यही बोलती थी कि बस मम्मी को, माँ को क्या चाहिए, बच्चों की खुशी। मतलब माँ माँ को ना सिर्फ देना ही आता है, देना ही, उनको लेना आता ही नहीं। तो माँ एकदम उदारता में भरी रहती है, धीरता में, धीरता सीखना है तो माँ से सीखो, उदारता सीखना है तो माँ से सीखो। तो क्या चीज नहीं मिलेगी, ये तो सारा मानवीय चीज है, मानवीय अपने को सारा पूंजी मिला है माँ के पास, ये पूंजी उसको ले लो अपन। तो सारे इस पूंजी को ले लेंगे तब हम दूसरों के साथ वैसे ही ममता मूल्य से, वैसी ही धीरता से, वैसी ही वीरता उदारता से हम जी पाएंगे। तो ये मूल्यांकन करना मतलब ना भावों का मूल्यांकन करना। मैंने तो एग्जाम्पल लेके एक माँ का बताया है, ऐसी हर संबंध के साथ ही है। हर व्यक्ति ना, हर व्यक्ति मूल्यवान व्यक्ति है, सारी उसकी जो
स्थापित मूल्य है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। हम अपनी आडंबरों से अपने आप को इतना ढक दिए हैं कि हमारे अंदर जो इतनी कीमती चीज है उसको छुपा के रखे हैं सब। हम कुछ और बन के प्रस्तुत होते हैं सामने वाले के सामने। तो अगर हम अपने मूल्य को पहचानते हैं और मेरे सामने वाले के पास वो मूल्य नहीं दिख रहा है, तो अपने मूल्य को इतना भर दो, अपने मूल्य से इतना भर जाओ कि सामने वाला जो अपने आप को छुपा के ढाक के रखा है और गलत प्रस्तुत हो रहा है, तो अपने मूल्य से उसको इतना भर दो कि उसके जो छुपा हुआ मूल्य है ना वो निकल के आ जाए और आप लोग हम दोनों का जीवन से जीवन का संबंध हो जाए। तो अगर सामने वाला व्यक्ति जो एक्शन से बात करता है, अगर वो जोर से बात करता है, अगर वो गाली दे के बात करता है, अगर वो कुछ और हमारा इंसल्ट करता है, तो पहली बात तो ये सुनो कि कोई हमारा अपमान कर ही नहीं सकता। तभी हमको अपमानित लगता है जब हमने अपना कुछ दूसरा डिजाइन बनाया है और सामने वाले ने उस डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा डिजाइन तो वो था नहीं, वो तो हमने बनाया था। हमारा डिजाइन तो इतना सुंदर है, हम तो नौ मूल्य से भरे पड़े, सामने वाले के अंदर भी वही नौ मूल्य है, तो हम कहाँ अलग हो गए? हम तो सेम चीज है दोनों। तो इसलिए मूल्य को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो हम किसी का ना तो अपमान करेंगे, नहीं हमारा अपमान कोई कर सकता है? कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मूल्यवान व्यक्ति अपने को जब समझता है कि मैं कितना मूल्यवान चीज हूँ, तो सामने वाला बोलेगा कि तुम गधे जैसे हो, तुम इसके जैसे हो। जो एक कहानी बच्चों को बताती हूँ कि अगर मैं अपने को समझ लिया, तो कोई कुछ ही बोलेगा कि कोई एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था, उसको कोई दान में मिला था बकरी। तो अब उसको चार ठग मिलते हैं। कोई बोलता है अरे गधे को लेके कहाँ जा रहा है कंधे में? तो उससे कहा गधा, मैं तो बकरी लिया था। सोचता है, फिर देखता है वो क्या पता, फिर वो आगे निकलता है। कोई बोलता है अरे घोड़े को लेके कैसे गधे तुम सिर में रख के जा रहे हो? ऐसे चार लोग मिलते हैं, चार लोग अलग अलग डिजाइन बताते हैं, कहानी से तो पता ही होगा। तो जब वो उसको ठीक से वो मूल्यांकन किया रहता है कि मैं बकरी ही पकड़ा हूँ, तो लास्ट मोमेंट में डर जाता है कि अरे तो स्वरूप रूप बदल रहा है, बकरी को फेंक के वो भाग जाता है। तो इस तरह से हम भी अगर देखें तो मैं क्या हूँ एक्चुअल में, तो अपना मूल्यांकन हम कर लें, तो हम किसी भी चीज से कोई भी कुछ भी बोले हमको बिल्कुल अपमानित नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा स्नेह हमारे अंदर भरा ही रहेगा। और कभी भी हम व्यथित नहीं होंगे, ये परेशान नहीं होंगे या शिकायत में नहीं जाएंगे। तो सामने वाले का जब जिसको हमको अपेक्षा भी नहीं करनी, सामने वाला का ऑटोमेटिक उनका जो स्वरूप है वो सुंदर निकल के आता ही है। ये मैंने अपने लाइफ में देखा भी है, ऐसा होता है कि हम इतना अपने प्रेम से लोगों को मतलब भर दें कि सामने वाले का भी उसका जो मूल्य है वो निकल के सामने आ जाए, और जो बाहरी जो हम आडंबरता है वो सब छट जाए, और हमारा जीवन का जीवन से सुंदर संबंध हो जाए, और एक दूसरे का सम्मान पूर्वक हम एक दूसरे को मूल्यांकित करते रहें। तो मूल्यों को पहचानना ही मूल्यांकन है। और मूल्यों का ही हम हमेशा मतलब भाव, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था, कल इसकी पहले क्लास में, कि हम बहुत अच्छे से कोई चीज को बना के प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने। मैंने खाना की डाइनिंग टेबल का एग्जांपल लिया था, क्योंकि एक्चुअल में अभी मेरा जो भाई है, मैं आपको को थोड़ा बता देती हूँ। मेरा भाई, हम सब भाई बहन में बहुत जीवन जीवन का संबंध है। पांच भाई बहन है हम लोग, चार बहन एक भाई। तो वो भाई, एक्चुअली हमारी संवाद होती है जीवन विद्या को लेकर के, लेकिन एक्चुअल में अब जीवन का जीवन से संबंध इतना जबरदस्त हो गया कि अब हमारी संवाद सिर्फ जीवन को ही लेकर होता है। पहले तो डाइनिंग टेबल में बैठ के क्या बात होता था, ये क्या सब्जी है, ये कुछ आज ये बनाया जाए, आज वो बनाया जाए, अरे इसमें ये कम है वो कम है, हम कितनी मेहनत से बनाए। तो मैं कभी सर बोला करती थी, मैं इसको रखी हुई थी कि भाई, कि हम डाइनिंग में बात क्या करते हैं, हमको ये बात करना है कि बहन कितने मेहनत से आज बनाई खाना, है ना। तो ये क्या, जो ओम बेटा जी छोटे से हैं, वो अभी क्लास 6 में है, तो वो भी देखते हैं। तो हम किस टॉपिक पे बात करते हैं, हम जो यथार्थ नहीं है, मतलब जो सत्य नहीं है, उस अर्थ पे बात करते भी नमक ज्यादा कम तो हो ही सकता है ना। लेकिन जो मैंने किस भाव से बनाया है, आपने मूल्यांकन किस चीज का किया है, तो ये मूल्यांकन भाव का मूल्यांकन होता, तो वो चीज तो तुरंत फिर 10 बार में के बन ही जाता है, 2 बार 3 बार में। लेकिन वो जो हम भाव का जो अवहेलना करते हैं एक्चुअल में, ये जो है संबंधों का शोषण होता है। इसको भी देख, संबंधों में शोषण, भाव पक्ष का तिरस्कार ही संबंधों का शोषण है। हम साथ साथ जीते तो हैं, है ना, पर साथ साथ हमारा मतलब कि रहना नहीं होता। साथ साथ रहते तो हैं, जीना नहीं होता, एक्चुअली उल्टा बोल दी मैं। तो रहना और जीना दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि हमारा मूल्य मूल्यांकन हमारे परिवार में ही नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोली कि मूल्य मूल्यांकन डेली करने की वस्तु है। घर पे डेली परिवार सभा होनी चाहिए,
और परिवार सभा मतलब हम सब परिवारों को जैसे भी समय निकाल के बैठना चाहिए और हमको सबके भाव पक्ष को लेकर ही बात करना चाहिए कि आज मेरा भाव में क्या क्या अपग्रेड हुआ। तो वो उसका शेयरिंग होने से ना कोई किसी का अपमान नहीं करता, बल्कि सम्मान से एक दूसरे को भरी देते हैं हम। कि कोई अगर स्पष्ट पे बोलता है आज मेरे अंदर ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, सामने में बोलेगा बहुत गुस्सा लेती, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा वो क्या करेगा, मतलब बाप रे वो एक्सेप्ट कर रही है गुस्सा आया था, नहीं कोई बात नहीं, इतना तो मेरे को भी गुस्सा आ जाता है कभी। तो देखना कभी भी कोई एक्सेप्ट करता है अपना जीवन मूल्य को, तो हम सामने वाले लोग सपोर्ट ही करते हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं दूसरे का जो मिस्टेक बताने का जो प्रयास करते हैं, पर गुण गणना वाला, वो चीज तो है ही है। तो उसको ध्यान में रखना है। मूल्यांकन मतलब दूसरों के जागृति के लिए हमको उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका मूल्यांकन करना, उसके मूल्यों के बारे में बताना ही मूल्यांकन है। ऐसा मेरे को समझ में आता है। अब आप लोग इसको कैसे समझे हैं, और भी हो सकता है डिटेल, अब आप लोग बताइए कितना समझ में आया है। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया बताए हैं। हाँ दीदी, आप जो भाव में शोषण वाली बात बताए ना, तो हाँ हाँ उसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल जो मतलब भाव में न्याय हो, उसमें शोषण ना हो। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाव में शोषण कैसे कब होता है, भाव का शोषण जब हम भाव पक्ष को का तिरस्कार करते हैं। कोई कितने भाव से ही कोई चीज को लाया होगा ना, हम क्या करते हैं ये क्या लिया, जैसे कुछ कोई मान लो कि अपन जैसे बर्थडे में किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे कि अपने घर में, अरे ये क्या बना दिए, अरे ये क्या ला दिए, ऐसे जो करते हैं ना हम उस समय किसका करते हैं, हम किसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं, ना कि हम उसके हाँ। भाव का। तो एक्चुअल में ना हमारा मूल्यांकन को खूब बारीकी से देखोगे ना, तो हम वस्तु से जोड़ के ही मूल्यांकन किए रहते हैं, भाव में नहीं जाते, क्योंकि कोई भी भाव से भर के ही कोई चीज लाता है। जब भी भाव का सम्मान करते हैं ना, उसको फिर वस्तु वस्तु कुछ नहीं दिखता उसको, बस उतने में खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कभी भी देखना, आप किसी के घर जाओगे या आपको किसी दिन कोई पूछ दिया कि आप कैसे हो, कितना अच्छा लगता है सेंटेंस। आप कैसे हो कोई पूछता है, कितना अच्छा लगता है कि नहीं। क्यों अच्छा लगता है, हम्म। क्योंकि कैसे हो मतलब क्या चीज कैसा है, शरीर नहीं। तो किसको पूछा है, जीवन को पूछा है वो कैसे हो, तो लगता है कोई मुझे पूछा, है ना। ये खुशहाली देता है। तो ये यहाँ पर फिर आगे जो बातचीत होती है हमारी बढ़ती है, तो देखना कि हम जीवन मूल्य को, जीवन को रख के सामने, ये जो हमारे नौ मूल्य है इसको रख के बात कभी नहीं होती है। हमारे जो एक्शन है ना उस पर मैक्सिमम बात होती है। तो एक्शन पे बात नहीं करना, इंटेंशन पे जाना। इंटेंशन पे जाओगे तो आप पूरे स्थापित मूल्य में जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये नौ मूल्य है ही है। वो किसी कारणवश, किसी डरवश वो खोल के नहीं रखा है अपना दुकान। जैसे बोलते हैं ना, बाबा जी तो एकदम जागृत व्यक्ति थे, हर हर मूल्य से संपन्न व्यक्ति थे। मतलब क्या बताऊं कि बाबा जी को जैसा जीना को देखे हैं हम, बाबा जी हर व्यक्ति से ना बहुत धैर्य से, बहुत प्यार से बात करते थे। जैसे बाबा जी के पास बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन करने आते थे, तो मैं देखती थी दूर से बैठ के सब कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी कभी एक ही क्वेश्चन रिपीट होता था, पर बाबा जी हर व्यक्ति को उतने ही प्रेम से, उतने धैर्य के साथ, उतने स्नेह के साथ वो प्रस्तुत करते थे अपने आप को। तो सामने वाला व्यक्ति कितने भी भाव से आया हो वो एकदम सामान्य हो जाता था। वो क्यों सामान्य लगता है, क्योंकि सामने वाला समुद्र है ना। मतलब जो अब हम इतने खुरी इतने भरे रहेंगे ना, तो सामने वाला भी एकदम शांत हो जाता है। मैं देखी कोई कितने एग्रेसिव नेचर के आता था, बाबा जी के सामने जा करके वो एकदम शांत हो जाता था, क्योंकि बाबा जी का प्रस्तुतिकरण, बाबा जी की अभिव्यक्ति, पूरा बाबा जी का जो आचरण जो था ना, वो सामने वाले व्यक्ति को एकदम ऑटोमेटिक ही वो सामान्यकरण में चले जाता था, क्योंकि वो उस भाव से बात करते थे, असम्मानजनक कभी बात ही नहीं करते थे। अब बताओ बेटा आपने क्या पूछा, तो हर किसी के लिए उतने सम्मान से और उतनी प्रेम पूर्वक वो आंसर करते थे। मतलब उनके अंदर समानता की जो बिंदु की बात की थी, वो हर व्यक्ति को एक जैसा देखते थे, कम ज्यादा नहीं। हम तो यहाँ पे नर नारी बहुत सारी समानता है, जिसके हम रूप गुण, रूप बल क्या बोलते हैं, रूप क्या बोलते हैं उसको, रूप बल धन पद है ना, सब ऐसे मिक्सिंग में। रूप बल धन पद के आधार पे हमारी बातचीत होती है बहुत सारी, वो पता नहीं चलता हमको। तो हम अधिमूल्यन अवमूल्यन की भी उसमें उसमें बात करते हैं आधा, तो है ना। आधा हमको लगता है कि मुझे आता है और उसको छुपा के रखते हैं हम, और सामने बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो भाव जो है ना एक्चुअली एक दूसरे को हम वही पहुंचाते रहते हैं। तो ये जो सारा चीज है, जैसे बच्चा है, मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था,
कि बच्चा कभी कोई चीज बताता है ना अपने को कि मम्मी मैंने ऐसा किया, तो वो उसके लिए वो मेहनत है बहुत। हमने उस समय क्या किया, वो बेचारा 2-3 बार दिखा रहा है, मम्मी मैं जैसे मान लो ए बनाना सिखा रहे हैं, ए बनाने के मम्मी बैठी कि बेटा चलो मैं आज आपको ए सिखाती हूँ। तो बच्चा तो पहले एकदम ए कैसे बनाएगा, वो टेढ़ा बनाएगा, उल्टा बनाएगा, या ऊपर ऊपर दोनों पैर कर देगा, उल्टा बना देगा, और बहुत खुश हो जाएगा और आके दिखाएगा, तो मम्मी को गलत, बिल्कुल गलत, ऐसा बनाओ, या टीचर बोल देगी गलत। तो क्या कर दिए हम यहाँ पे, एक्शन को ले लिए ना, बच्चे को खुशहाली गया उस समय। बच्चा जिस भाव से आके दिखाया था, प्रेम से दिखाया था, उस कहाँ गया उसको, हमने तो उसका तिरस्कार कर दिया, उसके भाव पक्ष का। तो इस तरह से हम छोटे छोटे रूप में भी, बड़े बड़े स्वरूप में भी, हम बड़े होके भी वही काम करते हैं जो छोटे के साथ करते रहते हैं, बड़ों के साथ भी वही कर देते हैं। भाव पक्ष को नहीं देखते हैं कि वो किस उद्देश्य से है, किस भाव से है, इसको नहीं देखते हैं। हम एक्शन को लेके चले जाते हैं। तो अगर देखेंगे तो हमारे मूल में क्या है, तो हम एक्शन एक्शन को ही लेके चलते हैं सारा चीज। तो इसको अब देखेंगे तो और दिखते जाएगा अपने में। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया बताएं। दी ठीक जैसे है। संबंध हो। हाँ ठीक है, आप इसको तो फिर और भी और भी, हाँ भी, नया और भी उसमें, बात हाँ कर सकते हैं इसमें। इसमें, हाँ ठीक है ना दी, फिर संदर्भ में फिर होगा, आप और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दीदी। और क्वेश्चन जो था पूनम बहन जी, समझदारी वाला क्वेश्चन आप करेंगे? हाँ ठीक है। तो खूब सुंदर चल रहा है। बस ये जो शुरू के 2 प्रश्न आए हमारे, इस पे एक हम्म। हल्की सी बात रख देती हूँ मैं। हम्म। अ, जब हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसी भी इकाई की जो अभिव्यक्ति है, उसको हम कह रहे हैं वास्तविकता। कोई भी इकाई क्यों है, उसका होने का कारण क्या है, उसको हम कह रहे हैं सत्यता। और जब हम यथार्थता कह रहे हैं, तो उसका अर्थ मतलब उसके आचरण की बात कह रहे हैं। तो यथार्थता मतलब उस इकाई का आचरण, उस इकाई के आचरण की अभिव्यक्ति है वास्तविकता। उस इकाई के होने का कारण है सत्यता। इतना मैं एक तात्विक रूप में बता रही हूँ, बाकी तो दीदी ने पूरा विश्लेषण कर दिया है। दूसरी बात है मूल्य और मूल्यांकन की। तो मूल्य को मूल्यांकन करना, ये मानव चेतना में ही संपन्न हो पाता है ना, जागृति संपन्नता में ही हो पाता है। जब हम जागृति क्रम में हैं, तब क्या करें, ये एक प्रश्न बनता है। जागृति क्रम में हम संवेदना को ही, है ना, शारीरिक क्रियाकलाप को ही, मोह को ही, सम्मोहन आवेश को ही मूल्य मानने लगते हैं। अत्यधिक प्यार आ गया, हम उसको मूल्य मानने लगते हैं। तो ये बहुत हम सभी को स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि जागृति क्रम में हमको भास होता है, पर मूल्य को हम नहीं पहचान पाते। हम उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो कहीं एक मिक्सअप हो जाता है। हम मोह, है ना, अधिक सम्मोहन आ गया, उन सभी को मूल्य मानने लगते हैं। तो जब तक मानव स्वरूप में जीवन का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, संबंधों का ज्ञान, संबंधों में निश्चित अपेक्षाओं का ज्ञान, ये एक लंबा चौड़ा एक ज्ञान का बात है। उससे हम संवेदना रहित संज्ञानशीलता के साथ जानकर, मानकर, तब हम मूल्यों को पहचान सकते हैं। तो मोटा मोटा समय को देखते हुए जीवन मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव मूल्य है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। स्थापित मूल्य है कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह। शिष्ट मूल्य है सौम्यता, सरलता, पूज्यता, अनन्यता, सौजन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्द्रता और निष्ठा। और वस्तु मूल्य है 2, कला मूल्य और उपयोगिता मूल्य।
तो जीवन ज्ञान के साथ इन मूल्यों का ज्ञान होता है। मूल्य मतलब उसकी मौलिकता, मौलिकता मतलब उसका आचरण और उसका अभिव्यक्ति। तो अभी हमारे पास शब्द है, भाव रूप में उसके लिए पहुंचने के लिए एक यात्रा है, और एक यात्रा थोड़ी लंबी है, पर जागृति क्रम में जो सुचित्रा दीदी ने ध्यान दिलाया, इतना भी ध्यान रखेंगे तो हम मानव हैं इस तक पहुंच सकते हैं। तो तीसरी बात है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। तो समझदारी का अर्थ है कि समझ का पूरा हो जाना, अस्तित्व में जो वस्तु जैसी है उसको समझ जाना। तो अस्तित्व में जो 3 ज्ञान संपन्नता की बात है, जीवन ज्ञान, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, इसका ज्ञान हो जाना, ये है समझदारी। फिर सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, ये अस्तित्व कैसा है, इसको किसने बनाया, ये कौन चलाता है, ये कब खत्म होगा, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। तो दिखता है, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा मुश्किल है, पर मध्यस्थ दर्शन में जब हम उस अस्तित्व में क्रम को देखते हैं तो वो क्रम दिखता है कि अंडा ही पहले आया है। और उसके साथ मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो इन तीनों ज्ञान की संपन्नता को कह रहे हैं समझदारी। और इन तीनों ज्ञान की संपन्नता के साथ हम विवेकपूर्ण निर्णय ले पा रहे हैं, विज्ञान पूर्वक सोच पा रहे हैं। जब ये समझदारी की संपन्नता होती है तब मनुष्य ईमानदार होता है। तो ईमानदारी को अगर हम परिभाषा देखें तो ईमानदारी की परिभाषा है जो हमें समझ में आया, जो भी हमें समझ में आया उसके अनुरूप हम निर्णय ले पाते। तो समझदारी के अनुरूप आप संकल्प ले पाते, निर्णय ले पा रहे हैं और उसको अपने क्रियाकलाप में प्रस्तुत भी कर पा रहे हैं। आपका कार्य है, आपका व्यवहार है, उसको प्रस्तुत कर पा रहे हैं और निर्णय ले पा रहे हैं। ये हमारी ईमानदारी का परिचय हुआ। अब जिम्मेदारी क्या है? अब समझदारी में ज्ञान संपन्नता हो गई, ईमानदारी में समझदारी के अनुरूप आपने निर्णय भी ले लिया। अब जिम्मेदारी क्या है कि कर्तव्य और दायित्व का पहचान हो जाना, ये है जिम्मेदारी। बस 1 मिनट। जी, तो मैं जिम्मेदारी में थी। कर्तव्य दायित्व की स्वीकृति, ये होना जिम्मेदारी। तो जब हमारी समझदारी हो गई, ये एक जीवन में एक घटना हुई। ईमानदारी, ये भी जीवन में ही एक घटना हुई। अब जिम्मेदारी, ये भी जीवन में ही एक स्वीकृति हुई, क्योंकि जिनके साथ जीना है, जो हमारे संबंध हैं, उनके साथ कर्तव्य और दायित्व की स्वीकृति होती है ना। तो बाबा जी कहते थे जीवन के 3 टांग और शरीर का 1 टांग मिलाकर होते हैं मानव के 4 टांग। ये पूरा होने से समझदारी पूरी हुई। तो जिम्मेदारी का अर्थ है कर्तव्य और दायित्व की स्वीकृति हुई। अब स्वीकृति हो गई तो क्या बच गया? अब केवल जीना बच गया। तो जीना कैसा है कि जो कर्तव्य और दायित्व हैं उसको निर्वाह कर लिया, उसको जी लिया। भागीदारी का इतना सा मतलब है। तो समझदारी के अनुरूप निर्णय लेना, निर्णय लेने के अनुरूप जिम्मेदारी पूर्वक मेरे कर्तव्य दायित्व का स्वीकृति होना और कर्तव्य दायित्व को निर्वाह कर लेना, ये है भागीदारी। तो तात्विक रूप में इतनी छोटी सी बात है। जी दीदी। इसके आगे सुचित्रा बहन जी, आपको इसमें कुछ जोड़ना हो तो बताइए।
नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आगे चलते हैं, और किन्हीं के प्रश्न हैं तो वो रख लीजिए। और अगर प्रश्न नहीं है तो हमारे पास लगभग 8 मिनट है ना, कह सकते हैं 10 मिनट है। तो हम जितने भी पन्ने हमने आज तय किए हैं उसकी एक रीडिंग ले लेते हैं, है ना, एक पठन कर लेते हैं। तो आप सब उससे वापस से एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं सहअस्तित्व में, साथ साथ करते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो आप लोग बताएं, अगर किसी के प्रश्न है तो उसको बिल्कुल लेंगे, नहीं तो पठन करेंगे। हाँ दीदी, जी आपने जो आज एक पैसेज डाला था ना मैसेज में, जी हाँ उससे रिलेटेड ही मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें डाले थे 2-3। जी जी, बताइए दीदी। हाँ, एक तो अभयता के 2 भाग बताए हैं जो उसमें मैसेज, जो आपने मैसेज डाला था उसी में हाँ अभयता के 2 भाग हैं, जो वो कैसे हम उसको व्यवहारिक जीवन में उसको कैसे देख पाते हैं। एक क्वेश्चन है कि समाधानिक व्यक्ति में और असंवेदनशील व्यक्ति में, दोनों में ही शोक नहीं होता मृत्यु का। फिर जैसे संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो मृत्यु का शोक भी नहीं रहेगा। तो दोनों में व्यवहारिक रूप में क्या दिखता है, समान रूप से अभिव्यक्त होते दिखते हैं। तो प्रमाणिक तो जो समाधानित है वही होता है, तो वो थोड़ा क्लियर करना था। एक बार अचल भाई, एक बार वो इसमें स्क्रीन में दिखा सकते हैं क्या? वो जो टेक्स्ट है क्या दीदी? बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं उसको स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हम्म हाँ, और दीदी एक क्वेश्चन और मैं पढ़ देती हूँ। हम्म ये साधना समाधि, फर्स्ट में किसी ने क्वेश्चन डाला था फिर आपने आंसर दिया था। साधना समाधि संयम विधि से हो या फिर अध्ययन विधि से हो, आत्मा में दृष्टापद और बुद्धि में बोध के योगफल में ही समझा जाता है। हम्म मतलब कि उन्होंने जो समाधि और संयम के बाद जो स्थिति को पाया, वो स्थिति हम्म अध्ययन से पाई जा सकती है। एक हम्म, ये आभास मिलता है इसमें, जी है ना। और बस इसमें यही बता रहे हैं ना कि इन हाँ दोनों से हम सेम रिजल्ट मिलता है। जी, मुख्य रूप से यही बात है कि हाँ। बाबा जी ने कहा है, सब सब लोग अनुसंधान या समाधि करने की आवश्यकता भी नहीं और कर भी नहीं सकते। और हम्म अध्ययन विधि हर कोई कर सकता है और इससे वही फल सबको मिल सकता है। तो अनुभव एक ज्ञान संपन्नता की बात है जिसमें आर पार रूप में व्यापक और इकाई सह अस्तित्व का मैं व्यापक में संपृक्त हूँ, इसका हम्म ज्ञान होता है। और उस ज्ञान का बोध होता है बुद्धि में। तो किस हम्म चीज का बोध होता है? सहअस्तित्व का बोध होता है, जीवन का बोध होता है, व्यवस्था का बोध होता है ना। तो हम्म स्थिति में एक निर्भरता की स्थिति बोध से आती है। तो अनुभव मतलब जानने की स्थिति, बोध मतलब मानने की स्थिति, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, हम्म, इसकी निर्भरता की स्थिति, ये दोनों संपन्न होने के साथ में प्रमाणित हो जाता है मनुष्य। जी। अभी तो हम जी इस क्रम में है, अभी स्टार्ट हुआ है दिन, तो बस वही मैं समझना चाह रही थी कि यही कह रहे हैं ना। जी ठीक है जी, दीदी। हाँ। बड़ी हाँ जी दीदी, वो टेक्स्ट जो है स्क्रीन पे है अभी। मुझे दिख रहा है। स्क्रीन।
इसमें कहाँ पर है, एक बार बताएंगे? हाँ, अभेयता के दोनों भाग जो है ना, शरीर की अभेयता में शरीर की विरचना से के भय से मुक्त रहना एक भाग है, विषयों की आसक्ति से मुक्त हम्म। रहना दूसरा भाग है। इसमें कहाँ गलती है आप बताओ? और इस समझ के साथ जीने में आदमी के बर्बाद होने की जगह कहाँ है? इसको छोड़ के आदमी बर्बाद होने के अलावा और क्या होगा? ऐसा बाबा जी के संवाद पर आधारित ऐसा लिखा हुआ है। जी, इसमें आपका प्रश्न कहाँ है? मेरा प्रश्न है कि अभेयता के दो भाग जो उन्होंने कहे हैं ना, अभेयता में शरीर की विरचना के भय से मुक्त रहना एक भाग है और विषयों की आसक्ति से मुक्त रहना दूसरा भाग है। तो ये दोनों को ही समझना था कि विरचना के भय से मुक्त होना मतलब कौन सा भय है, और आसक्ति से मुक्त होना कौन सा, मतलब ये दोनों मिला के अभेयता है ना। तो उसी अभेयता हाँ को ही समझना चाह रही हूँ दीदी कि अभेयता क्या है। जी, ठीक, बहुत सुंदर। तो ये लाइन में जो बाबा जी कह रहे हैं, अभयता हम्म। में शरीर की विरचना के भय से मुक्त रहना एक भाग है। तो अभयता का मतलब विश्वास पूर्वक जीना। तो अभी हम्म। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तो चार भय से लिप्त रहता है। एक है प्राण भय, पद भय, धन भय, है ना? तो हम्म। ये जो है कि प्राण भय, मेरे शरीर अगर चला गया तो क्या होगा? तो जैसे जैसे जीवन का ज्ञान होता है तो शरीर की विरचना के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है हम्म। ना? शरीर तो एक जन्म लेता है, एक रचना है, तो उसकी विरचना तो निश्चित है ना, वो तो अस्तित्व के नियम पे है। हम्म। जीवन अमर है, शरीर नश्वर है। अगर इसका ज्ञान होता है तो मनुष्य विश्वास पूर्वक जी सकता है। दूसरा है जो भाव, वो है विषयों की आसक्ति से मुक्त रहना। तो मनुष्य में चार विषय हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इन्हीं को ही सुख मान के रखे हैं अभी। इनका वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को पता नहीं। तो आहार का भी प्रयोजन है, निद्रा का भी है, भय भय और प्रजनन, इनका भी एक प्रयोजन है। और ये विषय मुख्य रूप से जीवावस्था के लिए है। मनुष्य विषय प्रधान नहीं है, मनुष्य ऐषणा प्रधान है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये प्रधान है मनुष्य। तो इन चार विषयों से भी इनके प्रयोजन को पहचानता है तो भी मनुष्य नियंत्रित होकर, संयमित होकर विश्वास पूर्वक जी सकता है। ये दो बात को बाबा जी बता रहे हैं। जी दीदी। ठीक बात। थोड़ा सा मेरे को ये ऐसा टाइप का ध्यान जा रहा है कि अभी मैं भी इसको ध्यान से पढ़ी, तो रख सकती हूँ? थोड़ा सा आवाज आ रहा है क्या? हाँ दीदी, जी रखिए ना। जी जी, हाँ, आ रहे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तो रख देती हूँ। हो सकता है कि कुछ डिफरेंट चला गया हो। कि पहला जो लाइन है कि अभयता में शरीर की विरचना के भय से मुक्त रहना एक भाग है। तो शरीर की विरचना तो सबकी होती ही है। तो शरीर की विरचना को अगर हम समझते हैं, अगर भय से मुक्त होते हैं, मतलब किस पे विश्वास बन रहा है? तो जीवन पे विश्वास हो रहा है कि अमर चीज कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ऐसे जा रहा है कि अगर मैं भय से मुक्त हो गया कि शरीर तो विरचित होना है, तो है क्या मेरे पास? तो जीवन को समझना ही ये भय से मुक्त होना है कि मैं अमर हूँ, मैं जो कोई चीज है वो अमर है। और आगे अपन बढ़ते हैं तो विषयों की आसक्ति। तो ये जो विषय हैं सारे, इस शरीर को बनाए रखने के लिए है। शरीर को, तो शरीर को बनाए रखना भी क्यों है? क्यों बनाए रखना है शरीर को? तो देखा जाए तो ये शरीर हमको मिला क्यों है, इसमें भी ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे किसी को भी ये ध्यान नहीं जा रहा है, ये दोनों भय से ग्रस्त हैं, ये ध्यान जा नहीं रहा है कि जीवन कोई वास्तविकता है, जीवन से ही जीवन प्रमाणित होने के लिए शरीर को धारण किया है। ये दोनों चीज छूटा हुआ है एक्चुअल में। शरीर क्यों है ये छूटा हुआ है, इसलिए वो दोनों भयग्रस्त हैं। शरीर को ही वो मान के चल रहा है और उसी से वो लिप्त है सारा चीज, शरीर को ही बढ़ाने में, है ना, शरीर को सुख पहुंचाने में। और उसके इसलिए शरीर पे ही लिप्त है। तो शरीर का रचना विरचना से भी भयभीत रहता है वो कि अरे मेरे को और मजा करना था, मेरे को तो और बहुत कुछ मजा करना है और मेरा शरीर अब ढलते जा रहा है ना। वो मान लो कि
अपने रूप को लेके बालो परेशान है, कभी और भी चीज को लेके, संवेदना को लेके परेशान है कि अरे मैं अब तो ढल रहा है शरीर, परेशान बीमार हूँ तो परेशान हो जाता है क्योंकि मरने वाला है, तो मैं और भी कितना कुछ सुख भोग सकता हूँ। तो ये सब चीज परेशानी क्यों है कि उसके प्रयोजन ही नहीं मालूम। जीवन जीवन के लिए ये शरीर मिला हुआ है, ये थोड़ा छूट रहा है यहाँ पे, इसलिए ये आदमी बर्बाद होने के कगार पे है। ऐसा मेरे को लगा, मतलब ये भी जुड़ जा रहा है, वही बात वही है सेम। दीदी बहुत बढ़िया। ठीक सही। है दीदी। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है पूनम मैम जी, तो तो टाइम भी हो हाँ, गया। समय। और हाँ, वो जो आप बात रख रहे थे रीडिंग का, तो सभी लोग से ये बात अपन रख सकते हैं कि एक पेज को पढ़ने में 2 मिनट लगभग लगता है। तो हम सब सात 3-4 बार पठन तो घर पे सब कर ही रहे हैं, है ना। किसी का हो सकता है 2 बार हो, किसी का 1 बार हो, ऐसे भी हो रहा होगा। तो हम सब साथ साथ एक पठन को क्लास के साथ रखें कि एक पेज, मतलब पेज नंबर 28 अपन रीड करते हैं कोई भी भाई बहन आराम से। तो उसी में जिसकी क्वेश्चन आया है तो वहीं पर क्वेश्चन में अपन फिर पूरा रीड करने के बाद वो क्वेश्चन उठा लेंगे। फिर पेज नंबर 29 पढ़ के पूरा पेज पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन है वो उठा लेंगे, ऐसे करके चलेंगे। एक बार जो हम लोग का सबका साथ साथ में क्रमिक रीडिंग हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी ना क्रमिकता से आता है और ना आगे पीछे सब जुड़ता हुआ रहता है इसमें। तो वो चीज छूटता है, कनेक्टिविटी छूटती है। तो एक प्रकार से अध्ययन ना कनेक्शन के साथ हो, तो क्वेश्चन भी कनेक्शन के साथ आ रहे हैं, देखो अभी ये क्वेश्चन आया तो देखो अभी ये क्वेश्चन आ गए, तो आप भी उसको ना उस क्रम को उसको समझ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पूनम बहन जी रखी है, तो अगले टाइम से हम ऐसा ही लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। आप सब भी क्या सोचते हैं, तो है ना पूनम बहन जी। जी दीदी। हाँ दीदी सही। हम लोग आज आप अगर चाहें तो एक पेज अभी रीड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, हाँ और सब अगर भाई सब, बहन बता लें। हाँ सब अगर एग्री होते हैं तो। कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो सब सबके हाँ साथ एक आज रीडिंग फिर करना है, रीडिंग कर। सबका अलग अलग ही साथ में सबका कनेक्शन जुड़ता जाता है। पढ़ना एक अलग चीज है, अलग ही खूबसूरत खूबसूरत चीज है पढ़ना भी सबके साथ। तो वो भी एक साथ हो जाएगा। तो एक पेज पढ़ लेते हैं और उसमें जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको रख लेंगे फिर। तो नेक्स्ट टाइम भी जब भी अपन आएंगे तो रीडिंग के साथ ही स्टार्ट करेंगे, बढ़िया रहेगा ऐसे में। क्योंकि ऐसा हम करते ही थे अध्ययन में, तो ऐसा करके चलते हैं। भले 15 मिनट आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले से अपन इसको लेके चलते हैं। तो बढ़िया है रीडिंग। क्यों पूनम बहन जी, करें रीडिंग स्टार्ट कि नेक्स्ट टाइम से करेंगे इसको प्रॉपर। हाँ, अब आज का जो हमने पेजेस का सोचा था वो हम हम्म अगली बार करते हैं। हम्म और उसके साथ में समय को देखते हुए, है ना, हम्म हम्म वैसे हम्म, कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली बार शुरू करें ये इसको। ये जो स्क्रीन में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ये क्या है? ये जो आप बोलते हो ना, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है एक्चुअल में ना, तो जो हम बोलते हैं ना वो साउंड का अच्छा। ही मेरे ख्याल से आता रहता है ऐसा, रिकॉर्डिंग के कारण। आपका कुछ भी आएगा तो उसमें आपका लिखा हुआ उसमें आ जाएगा। जैसे आप अच्छा बोले तो उसका कुछ स्पेलिंग आ गया ऐसा। तो मेरे ख्याल से वही है, भैया बताएंगे। अच्छा भैया। एक्चुअली मुझे लगता है ना वो इसमें एक ऑप्शन होता है टर्न ऑन कैप्शंस का। तो वो टर्न हम्म, ऑन कैप्शंस का ऑप्शन शायद चालू हो गया होगा, उसका वापस से क्लिक करेंगे ना तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा उसमें, हाँ ठीक ठीक। अच्छा। तो आपको दिखा रहा होगा ना, उसमें जाओगे ना तो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमको अच्छा। आना पड़ेगा कि क्या करना से ठीक हो जाएगा ये। इसको दबाओ, एक 3 बिंदु जो आया ना उसमें दिया है, देखो सीसी लिखा ना, सीसी वाले को वापस करो, दबाओगे तो वो नहीं आएगा। ये ठीक है। जी जी। टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैप्शंस करके लिखा होगा दीदी। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे लिखा है? वो 3 डॉट को दबा दिए, 3 डॉट को आप क्या? दबाओगे तो टर्न ऑफ कैप्शंस लिखा हुआ देखो। किसको दबाएंगे बोले? 3 डॉट है ना, आपकी स्क्रीन में 3 डॉट होगा, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, ऊपर ऊपर असल 3 डॉट पता देखो, नहीं, तीन असल में तीन। अभी। हम्म, चलिए, मैं बाद में कर लूंगी। ठीक है ठीक है। ठीक।
ठीक है, तो सभी को यहीं पे नमस्ते करें सुचित्रा बहन ठीक जी। ठीक है, सबको नमस्ते करते हैं और नेक्स्ट टाइम अपन ऐसा रीडिंग करते हुए चलेंगे, बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन तो व्हाट्सएप में आते रहेंगे तो कुछ व्हाट्सएप में आंसर हो जाएंगे, पर साथ में ऐसा रीडिंग करके चलेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो 28 से ही चलेंगे कि आगे से चलेंगे हाँ जी, पूनम बहन जी? 20 से चलेंगे। 28 से ही चलते हैं। हाँ 28 से चलते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया उसने मुरली को और समझाया है, बढ़िया। 28 से चलते हाँ हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम, और सब रीड कर ही लेंगे और साथ साथ में फिर और रीडिंग हो जाएगा एक एक। ठीक है भैया, सबको नमस्ते। हाँ दीदी, सबको नमस्ते दीदी। ठीक है दीदी जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी सबको। नमस्ते भैया।